ಇದ್ರಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ, ಆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2024ನೇ ಇಸವಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ 2047ರವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಿಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಕಸಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಭಾರತವನ್ನ ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯ ಪತ್ರವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ, ಜಯಂತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರ ಇದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದೀಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು, ನಾಯಕರು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಹಾಗೆ ನಡ್ಡಾ, ಮೋದಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮನ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಇಂಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೆಲ್, ಇದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ನ್ಯಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾಗಿದಾರ್ ನ್ಯಾಯ್, ಕಿಸಾನ್ ನ್ಯಾಯ್, ನಾರಿ ನ್ಯಾಯ್, ಶ್ರಮಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಹಾಗೆ ಯುವ ನ್ಯಾಯ್. ಈ 5 ನ್ಯಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. नम्र अनुरोध करता हूं कि वो अपना संबोधन दें. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ सदस्यगण और हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और इस कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और संकल्प पत्र अगले 2024 से हम किस प्रकार से देश की सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, इसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी मिलेगी. आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं. प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी की कोई भी गतिविधि होती है, उस गतिविधि के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है. आज वो फिर इस चुनावी कार्यक्रम में और अन्य व्यस्तताओं के बीच में आप हम सब के बीच में हैं. आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है. आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है. हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन
और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन सामाजिक न्याय के लिए पूरी ताकत के साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र को लोकार्पण होगा, लॉन्चिंग होगी, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जनसंघ काल से लेकर यह वैचारिक अधिष्ठान आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ाते हुए उस वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा में हम सब लोग सम्मिलित हैं। और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आगे बढ़ाने का क्रम हम सब लोगों ने किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही, जिसे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा, उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है। उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क
3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है।